अच्छा, आज का लेक्चर हमारा जो है ना बेसिकली वो मशीन लर्निंग हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक जो हमने कवर किया है उसमें हम रिग्रेशन सारी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिग्रेशन में हम लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी पढ़ चुके हैं हम। आज हम क्लासिफिकेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, सुपरवाइज लर्निंग में है इस टाइम हम। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग का जो अगला एल्गोरिदम है सपोर्ट वेक्टर मशीन, या इन शॉर्ट फॉर्म उसको SVM भी कहते हैं आसानी। तो बेसिकली ये है आपका सुपरवाइज लर्निंग का एक एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन भी होती है, इसमें रिग्रेशन भी होती है। यानी हम इसमें अगर लेबल डाटा हो तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अनलेबल डाटा हो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आज हम बात करेंगे, रिग्रेशन हमारा बेसिकली यहाँ पे कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो हम यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन को हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे वही चीज लिखी है कि क्लासिफिकेशन प्राइमरी यूज है इसका, और लेकिन इससे यह आपका ये है कि रिग्रेशन एनालिसिस भी हो जाता है। ठीक है, गोल क्या है इस एल्गोरिदम का, इस सपोर्ट वेक्टर मशीन का गोल क्या है कि एक बाउंड्री क्रिएट करता है, डाटा पॉइंट्स के दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट करेगा जिसको कहा जाता है डिसीजन बाउंड्री, या दूसरे अल्फाज में उसको कहा जाता है हाइपर प्लेन। यानी सिंपल कुछ भी नहीं है, आपके पास एक डाटा सेट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कैट और डॉग। ठीक है, इस डाटा सेट को आपने प्लॉट किया। अब उसने क्या करना है, डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करनी है ताकि आपकी कैट्स अलग हो जाएं और आपकी डॉग्स जो है वो अलग हो जाएं। तो बेसिकली SVM करता क्या है, क्रिएट बेस्ट फिट लाइन और डिसीजन बाउंड्री इनटू एन n डायमेंशनल स्पेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर फर्ज करो n नंबर ऑफ डाटा मौजूद है, ठीक है, तो उसके दरमियान आप उसने डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो खुद ही फिट चेक करता है। इसको चेक कैसे करता है उसको आगे देखते हैं हम। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डाटा सेट है। ठीक है, उसमें दो तरह का डाटा है, वो मैंने प्लॉट किया, उसका सिंपल मैंने स्कैटर प्लॉट लिया है। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट के बाद अब SVM का काम किया है कि ये जो बाउंड्री है ना, डिसीजन बाउंड्री, या इसको प्रॉपर अल्फाज में हाइपर प्लेन भी कहते हैं, उसने ये फाइंड करनी है। ठीक है, अब फाइंड कैसे करेगा वो उसका काम है, लेकिन उसका फिलहाल जो मेन गोल है वो ये गोल है कि उसने ये बाउंड्री फाइंड करनी है। ठीक है, और जो आपके दोनों पॉइंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के लिए उनको दूर रखना है एक दूसरे से। तो SVM का जो मेन गोल है, मेन पर्पज है, वो यही है। ठीक है, ये समझ आया कि इसका मेन गोल क्या है कि डाटा पॉइंट्स के दरमियान डिसीजन बाउंड्री या फिर हाइपर प्लेन फाइंड करता है वो। ठीक है, ताकि दोनों चीजों के दरमियान या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान क्लासिफिकेशन हो सके। अच्छा, अब काम कैसे करेगा, बाउंड्री तो फाइंड कर रहा है, कैसे काम करेगा। अच्छा, काम ऐसे कर रहा है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डाटा सेट है, हमने उसको प्लॉट किया, कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आए। अगर हम कहें कि इस पे हम लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यानी डिसीजन बाउंड्री हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास काफी तरीके हैं। अब बेस्ट लाइन कौन सी होगी, यहाँ पे जो बेस्ट लाइन की बात की है ना, बेस्ट फिट लाइन, वो फाइंड करनी है। वो कौन सी होगी, वो वाली होती है आपकी कि आपके जो नियर बाय पॉइंट्स है ना, ये जो आपकी डिसीजन बाउंड्री है, इसके जो करीब वाले पॉइंट्स है, जैसे कि ये हो गया, ये वाला हो गया, और इस डाटा सेट में ये हो गया, ये वाला हो गया, इसके जो नियर बाय पॉइंट्स है ना, उनका डिस्टेंस उस लाइन से कम से जो है कम से कम हो, और इतना ज्यादा कम भी ना हो कि वो ओवरफिट हो जाए। मतलब एक ऑप्टिमल वैल्यू हमें मिल जाए, नॉर्मल वैल्यू, कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस लाइन से एक ऑप्टिमल वैल्यू हमें मिल जाए। तो वो लाइन हमारी कौन सी लाइन होगी, बेस्ट फिट लाइन। अब मैं कहता हूं कि मैंने इतना करीब ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये वाले पॉइंट्स तो दूर हो गए, ये वाले करीब हो गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसी लाइन फाइंड करनी है। SVM का काम ये है कि ऐसी लाइन फाइंड करे कि जो दोनों डाटा सेट के जो पॉइंट्स हैं उनकी एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन मिले जिसके डिस्टेंस यहां से और यहां से ऑप्टिमल वैल्यू हो, ज्यादा दूर भी ना हो, ज्यादा करीब भी ना हो, एक ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाए। तो इस बाउंड्री को क्या कहेंगे फिर हम, डिसीजन बाउंड्री, या अगर SVM की जुबान में बात करें तो हम इसको कहेंगे हाइपर प्लेन। ठीक है, तो SVM का काम यही है। मैंने यही बातें लिखी हैं कि अगर हमारे पास डाटा सेट है तो हम वी कैन ड्रॉ मल्टीपल बाउंड्रीज टू क्लासीफाई डाटा पॉइंट्स। और तो SVM किस तरह काम करेगा, बाय कैलकुलेटिंग डिस्टेंस ऑफ नियर बाय पॉइंट्स टू बाउंड्रीज। ये जो डिस्टेंस है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ये फाइंड करेगा। इस डिस्टेंस को कहा जाता है मार्जिन, कि यानी आपकी पॉइंट का उस लाइन से कितना मार्जिन है, यानी कितना डिस्टेंस है, इसको कहते हैं हम मार्जिन्स। और जो डिस्टेंस होगा हमारा
इस मार्जिन के साथ वो बेसिकली कहलाएगा सपोर्ट वेक्टर। मिसाल के तौर पे ये जो करीब वाला पॉइंट है इसका डिस्टेंस फाइंड होगा, इस करीब वाले पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड होगा, इसका फाइंड होगा और इन दोनों का फाइंड होगा और हमारे पास एक बेस्ट फिट लाइन हमें मिल जाएगी। तो ये सारे जो मार्जिन है ये डिस्टेंस क्या कहलाएंगे, मार्जिन कहलाएंगे। और जो करीब वाले पॉइंट्स है ना, इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, सपोर्ट वेक्टर्स। यानी सिर्फ करीब वालों को, दूर वालों को ही बात नहीं कर रहा मैं, जो हमारे करीब वाले पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बाउंड्री से डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट कहलाएगा सपोर्ट वेक्टर्स। तो मैंने यहाँ पे सारी ना आपको डिनोट भी किए कि जितने भी करीब वाले पॉइंट्स हैं ना, ये सारे क्या कहलाएंगे, सपोर्ट वेक्टर्स। तो थोड़ी सी थ्योरी समझ आई आपको कि एसवीएम का काम क्या है। बेसिकली एसवीएम का काम ये है कि क्लासिफिकेशन के लिए वो आपके दोनों क्लासिफिकेशन चीज़ों के दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है कि ये डिफरेंट लोग हैं, ये डिफरेंट लोग हैं, और उस क्लासिफिकेशन बाउंड्री को उसमें फाइंड कैसे करना है, इस तरह से फाइंड करना है कि वो नियर बाय पॉइंट्स का डिस्टेंस लेगा और एक ऑप्टिमल वैल्यू दे देगा आपको, यानी ज़्यादा दूर भी ना हो और ज़्यादा करीब भी ना हो जाए कि दूसरे से दूर हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली एसवीएम का काम है, आसान से अल्फाज में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आगे एक बात और लिखी है कि द एसवीएम हेल्प्स विच डिसीजन बाउंड्री इज बेस्ट। अगर एक लाइन में कोई कहे ना आपको कि एसवीएम को आप डिफाइन करेंगे एक लाइन में, एसवीएम का काम किया है, तो इस तरह कह सकते हो कि एसवीएम जो है हमें हेल्प करता है डिसीजन बाउंड्री को फाइंड करने में, जो कि एक बेस्ट होती है, मतलब बेस्ट, क्योंकि बन तो बहुत सारी सकती है, ये भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं हम, जो एक बेस्ट लाइन होगी उसको फाइंड करना हमारा एसवीएम का काम। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, उसके बाद अब एक चीज है, अगर मार्जिन ज्यादा होगा बेटर क्लासिफिकेशन होगी एसवीएम की। यानी अगर फर्ज करो आपके पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, ये जितना दूर होंगे एक दूसरे से, पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, आपके पॉइंट्स जितना एक दूसरे से दूर होंगे उतनी अच्छी बाउंड्री बनेगी, क्योंकि जगह मिल जाएगी ना उसको बाउंड्री बनाने के लिए। बाउंड्री बेसिकली क्या होती है, आपकी दो चीजों के दरमियान बाउंड्री बनानी है आपने। अगर वो पॉइंट्स काफी क्लोज होंगे तो बाउंड्री बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ज्यादा दूर होंगे तो बाउंड्री आसान से उसको मिल जाएगी सपोर्ट वेक्टर मशीन को। तो यही बात वो कह रहा है कि अगर मार्जिन ज्यादा होगा, नियर बाय पॉइंट्स का मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी सपोर्ट वेक्टर मशीन की क्लासिफिकेशन होगी, यानी उतनी अच्छी आपकी बाउंड्री तैयार होगी बीच की, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर है कि मार्जिन ज्यादा होने से हमें क्लासिफिकेशन अच्छी मिलेगी सपोर्ट वेक्टर मशीन की। तो ये यहाँ तक हमारी थ्योरी बेसिक जो एक जनरल आइडिया है सपोर्ट वेक्टर मशीन का वो कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन यूज कहाँ हो रही है आज के दौर में, तो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज हो रही है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पिक्चर है, उस पिक्चर में आपने कैट और डॉग का ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है कि भाई ये कैट है, ये डॉग है, तो उसके लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन बड़ा आसानी से काम करता है। इमेज सेगमेंटेशन, यानी इमेज, एक छोटी सी इमेज है उसमें आपने बताना है कि जो एप्पल है ये जो है वो बनाना है। अगर आपके पास कोई फल वगैरह रखे हुए एक फ्रूट में नज़र आ रहे हैं आपको, तो उसमें अगर आपने क्लासीफाई करना है कि ये चीज़ आपकी जो है वो बनाना है और ये एप्पल है, तो वहाँ पर भी सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेसिकली आपका जो प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन होती है ना उसके लिए यूज होता है। जैसे डीएनए आपको सबने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो डीएनए की भी क्लासिफिकेशन होती है, वहां पर भी सपोर्ट वेक्टर मशीन ज्यादा अच्छे से अपना काम परफॉर्म करता है। तो ये एक एप्लीकेशन इसकी हो सकती है। इसके अलावा डिजिटल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी मिसाल के तौर पे जो आप OCR का पता सबको कि हम जो है यूज़ करते हैं, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हमने उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है कि उसमें से जो लिखा हुआ है उसको बाहर निकाल ले, यानी उसकी जो कैरेक्टर रिकॉग्निशन है वो हो जाए एक तरह से। तो वहाँ पर भी ये एल्गोरिदम आपका SVM यूज़ हो सकता है, ठीक है। हमने ओपन पढ़नी नहीं है वैसे, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस चीज़ का हम थोड़ा सा देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में ये किस तरह यूज़ हो रहा है। जो आपका जो प्रीवियस बैच है उनको मैंने पढ़ाई हुई है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमने प्रॉपर SVM यूज़ किया था, उनको मैंने कैट एंड डॉग का ना एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनवाया था कि ये कैट की इमेजेस हैं, ये डॉग की इमेजेस हैं, और उसके बाद SVM लगा के दोनों को क्लासीफाई कैसे करना है। तो बेसिकली वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब जो SVM है ना, उसके आसान से अल्फाज में समझ लो 3 बेटे हैं। SVM जो है वो पापा जी हैं और उनके जो 3 बेटे हैं, एक का नाम है रंगा, एक का नाम है गामा और एक का नाम है कर्नल। ये मैंने याद करने के लिए बताया ताकि आपको ये नाम याद हो जाए। इस तरह सुनाऊंगा तो नाम आसानी से याद हो जाएंगे कि उसके 3 बेटे हैं, ठीक है। एक का नाम रंगा, एक का नाम गामा है और एक का नाम क्या है, कर्नल, ठीक है। रंगा स्टैंड फॉर रेगुलराइजेशन,
गामा तो एज इट इज़ गामा ही है, और कर्नल भी एज इट इज़ कर्नल है। ये तीनों हैं, यानी इसके आसान अल्फाज में ये तीनों इसके ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, ट्यून करते हैं। जैसे आपकी बाइक होती है ना, आप उसकी ट्यूनिंग करवाने जाते हो तो वो मैकेनिक क्या करता है, कुछ स्पेयर पार्ट साफ वगैरह करके उसको क्लीन करता है। तो ये बेसिकली क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन के तीनों ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं। यानी हम मिसाल के तौर पे अगर हम सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ करते हैं पाइथन में और हमारा जो स्कोर है वो अच्छा नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पैरामीटर्स को ट्यून करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, और उसके बाद हमारी एक्यूरेसी बेहतर या ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, तो अब पहले वन बाय वन देखते हैं कि रेगुलराइजेशन क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ जो आपका रंगा है यानी रेगुलराइजेशन है, वो क्या चीज़ है। देखो आसान से अल्फाज में रेगुलराइजेशन जो है, ये तीनों क्या चीज़ है। अगर कोई पूछे आपसे, ये एक तरह के क्या है, ट्यूनिंग पैरामीटर्स, यानी आसान से अल्फाज में ऑप्टिमाइजर भी कहा जा सकता है इसको। ऑप्टिमाइजर क्या होता है, एक चीज़ को ट्यून करने वाला, उसको ऑप्टिमाइजर कहा जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ऑप्टिमाइजर जो है वो ऑटो पिक करता है हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन क्या है, डिसीजन बाउंड्री, उसको मैं हाइपरप्लेन बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे एक डाटा सेट है मेरे पास इस तरह का, और उसने डिसीजन बाउंड्री कुछ इस तरह की क्रिएट की है, काफ़ी ओवरफिट हो गया है। ठीक है ना, तो इस टाइप की जो सिचुएशन होगी उसको उसमें हम कहेंगे कि जो आपकी डिसीजन बाउंड्री है वो क्या हो गई है, ओवरफिट हो गई है, यानी आपने ज़्यादा ही जो है वो उसको टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया है। और उसके बाद उस सिचुएशन में हमारी जो रेगुलराइजेशन जो है ना वो क्या होगी, हाई होगी काफ़ी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके डाटा पॉइंट्स के दरमियान जो आपकी डिसीजन बाउंड्री है, हाइपर प्लेन है, वो ज़्यादा आपने ओवरफिट करके बना दी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो रेगुलराइजेशन जो है वो क्या होगी, हाई होगी। और अगर फर्ज करो वही डाटा पॉइंट्स सेम, मैं कहता हूं कि मैंने ओवरफिट नहीं करना, मुझे स्मूथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दे, इससे एक चीज़ तो होगी कि कुछ डाटा पॉइंट्स हो सकता है कि लाइन के ऊपर ही आ जाए। देखो ना, इसने क्या किया था, थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको ओवरफिट करके दिया हमें। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या करके दे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दे। थोड़ा सा मैं टॉलरेट कर लूँगा, थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरे पास लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। तो वो स्ट्रेट ड्रॉ तो कर देगा, लेकिन उस सूरत में क्या होगा, कुछ डाटा पॉइंट्स हमारे लाइन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपकी रेगुलराइजेशन थोड़ी सी लो हो जाएगी। मतलब रेगुलर, उसको ज़्यादा ट्यून तो किया हमने, लेकिन उसमें हमारी रेगुलराइजेशन जो है वो लो होगी। तो इसने क्या किया, डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ की है, लेकिन हमें स्मूथ स्ट्रेट लाइन बना के दे दी है। हमने कहा कि हम थोड़ा सा एरर जो है ना वो टॉलरेट कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमें स्मूथ चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी जो रेगुलराइजेशन है वो क्या होगी, लो होगी। और हाई कब होगी, हाई तब होगी जब हमारी लाइन ज़्यादा ओवरफिट हो जाएगी। नहीं, ये ऐसे हम खुद डिसाइड करता है ना, हमने तो जस्ट इसकी वैल्यू देनी होती है। इसकी वैल्यू बेसिकली अगर हम देंगे ना, उसको सी से डिनोट किया जाता है, रेगुलराइजेशन को सी से डिनोट किया जाता है, इसका एक कांस्टेंट है, और हमने ये वैल्यू देनी है। ये वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 से लेके ऑनवर्ड। हमने कहना है कि 10 तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, 20, 30, 40, हम ये जो है ना उसकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमारी लाइन जो है वो ओवरफिट या स्मूथ होती जाएगी। ठीक है, तो हमने जस्ट एक वैल्यू देनी है, सपोर्ट वेक्टर मशीन ऑटोमेटिकली काम करेगा इस पर और उसको आपको बेस्ट लाइन ढूंढ के देगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमने थोड़ा सा एरर बर्दाश्त करना है, तो हम उसकी वैल्यू कम कर देंगे। हमने एरर बर्दाश्त नहीं करना, हमें परफेक्ट लाइन चाहिए, ओवरफिटिंग चाहिए, तो उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे थोड़ी सी। तो सिंपल यही इसका काम है। ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा, अगला जो पैरामीटर है उसको कहते हैं गैमा। ठीक है, गैमा क्या करता है, जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल क्या है एसवीएम का, डिसीजन बाउंड्री ढूंढ के दे, यानी आसान से अल्फाज में हाइपर प्लेन ढूंढ के दे, और जो नियर बाय पॉइंट्स है ना सिर्फ उनको मार्जिन के साथ हमें डिसीजन बाउंड्री बना के दे। यहाँ पर भी यही हो रहा है, डाटा पॉइंट्स हैं, उसने डिसीजन बाउंड्री बना के दी, और सिर्फ जो नियर बाय पॉइंट्स हैं, करीबी पॉइंट्स, उनका लाइन से डिस्टेंस फाइंड करके हमें एक परफेक्ट फिटिंग लाइन दे दी है। ठीक हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि इस सूरत में मुझे गैमा तो हाई मिलेगा, मैं कहता हूं कि मुझे फार अवे पॉइंट्स के साथ भी जो है वो एक बेस्ट डिसीजन बाउंड्री जो है उसको फाइंड करके दे। तो वो क्या करेगा, नियर बाय पॉइंट्स के साथ साथ जो दूर वाले पॉइंट्स है ना उनका भी मार्जिन कंक्लूड करेगा अपने एल्गोरिदम में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें जो गैमा की वैल्यू है ना थोड़ी सी लो मिलेगी। तो ये चीज़ है कि मिसाल के तौर पे जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है
कि जो आपने डिसीजन बाउंड्री फाइंड करनी है उसमें जो नियर बाय पॉइंट्स है सिर्फ उन्हीं का मार्जिन लेना है। लेकिन उस केस में क्या होगा, हमारी गैमा की वैल्यू हाई रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे जो डिसीजन बाउंड्री फाइंड करके दे उसमें फार अवे पॉइंट्स को भी शामिल करें, तो उस सूरत में हमारी जो गैमा की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी लो रहेगी। लेकिन समटाइम्स ये चीज़ काम आती है कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, समटाइम्स ये चीज़ काम आती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, हम वन बाय वन आगे जाके यूज़ भी करेंगे इनको। तो सिंपल एक रूल ये कहता है कि इसमें आपके नियर बाय पॉइंट्स यूज़ होंगे मार्जिन के लिए, और इसमें फार अवे पॉइंट्स भी यूज़ होंगे मार्जिन के लिए। और इसमें क्या हो रहा था, ओवरफिटिंग हो रही थी, इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, स्मूथ स्ट्रेट लाइन आ रही थी। इसके अलावा एक तीसरा हमारे पास पैरामीटर है कर्नल, ठीक है। उस कर्नल पैरामीटर में देखो गामा में क्या होता है, जो बेसिक रूल है ना, पहला रूल जो एसवीएम का क्या है कि डिसीजन बाउंड्री निकाल के दे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो करीबी पॉइंट्स है ना बाउंड्री के, उनका मार्जिन लेके हमें एक डिसीजन बाउंड्री निकाल के दे देता है वो। लेकिन इस केस में हमारे पास गैमा हाई रहेगा। एक और केस होता है कि हम ये कहते हैं कि जो दूर के पॉइंट्स है ना उनको भी बाउंड्री निकालने में शामिल करें मार्जिन के तौर पे। तो वो क्या करता है, दूर वाले पॉइंट्स को भी यूज, अब जैसे ये दूर वाला पॉइंट है इसको भी यूज करेगा एज अ मार्जिन। तो ये भी और दोनों, इसमें क्या हो रहा है, बेसिक रूल अप्लाई हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो फार अवे पॉइंट्स हैं उनको भी यूज कर रहा है डिसीजन बाउंड्री बनाने में। लेकिन इस केस में गैमा हाई रहेगा, इस केस में जो गैमा है वो लो रहेगा। ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, एक तीसरी चीज है कर्नल। कर्नल क्या होता है, समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि नॉन लीनियर डाटा है, उस नॉन लीनियर डाटा को हमने लीनियर बनाना है ताकि हमारी एक्यूरेसी बेहतर आ सके। तो उसके लिए हम कर्नल यूज करते हैं। समटाइम ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक डाटा सेट आया, मैंने उसको प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरह के पॉइंट्स मेरे सामने आए कि जो ये वाले नीले पॉइंट्स हैं ये बीच में आ रहे हैं और जो रेड पॉइंट्स हैं उसके आसपास आ रहे हैं। ये तो नॉन लीनियर डाटा है, इसमें मैं डिसीजन बाउंड्री कैसे बनाऊं, तो या तो ये चले जाएंगे या फिर ये चले जाएंगे। तो इस चीज को कहते हैं कर्नल सिचुएशन। ये नॉन लीनियर डाटा है। अब मुझे नॉन लीनियर को लीनियर बनाना है तो मुझे कर्नल वाला पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये बेसिकली थोड़ा सा आपका जो ये क्या है एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन को थोड़ा सा घुमा देता है और घुमा के ना इस तरह से बना देगा। तो सारे ये वाले पॉइंट्स जो होंगे ना ये ऊपर आ जाएंगे जेड प्लेन में और ये वाले पॉइंट्स नीचे आ जाएंगे। तो अब डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करना आसान हो गई मेरे लिए। तो इसकी मैं आपको ना यहाँ पे तो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बना के दिखा सकता कि वो घुमाता किस तरह से है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो ग्रुप में भेजी है। जब आप वो ग्रुप को वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा ये प्लेन को घुमाता कैसा है जेड एक्सिस में, और ये सारे पॉइंट्स ऊपर आ जाते हैं। फिर आराम से आप एक डिसीजन बाउंड्री बना सकते हो, और इस चीज़ को कहते हैं कर्नल ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चीज़ समझ आई। इसकी वीडियो मैंने भेजी है आपको कि वो 3D में किस तरह से घुमाता है इस प्लेन को, और दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये तीनों इसके हैं ट्यूनिंग पैरामीटर्स। अगर आपकी सपोर्ट वेक्टर मशीन के दौरान आपकी एक्यूरेसी बेहतर नहीं आती या आपको लगता है कि और बेहतर होनी चाहिए, तो इन तीनों को यूज़ कर सकते हो आप, और आगे जाके करेंगे हम। अभी फिलहाल क्या करते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी हमने देखी, हम इसकी मैथ में नहीं जा रहे कि मैथ पीछे क्या है, हमने थ्योरी एक समझी है यहाँ पे, और हम उसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे पाइथन की कोडिंग में। अच्छा, आज का जो डाटा सेट यूज़ कर रहा हूँ ना, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, कि कैंसर पेशेंट जो होते हैं हमारे सारे, उनमें कैंसर की प्रिडिक्शन करनी है हमें। हमारे पास डाटा मौजूद है, ठीक है, और उस डाटा में क्या है, उस डाटा में हमारे पास पेशेंट्स की रिपोर्ट को कंपाइल किया गया है रोज और कॉलम्स में। ठीक है, तो बेसिकली जो कैंसर होता है ना, ये वाला ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसकी दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है बिनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट। बिनाइन जो होती है वो बेसिकली आपका क्या है, सेल्स होते हैं, आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, वो अगर ये वाली सिचुएशन हो तो आपको कैंसर नहीं है या अभी शुरुआत के स्टेज में, और अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है मैलिग्नेंट वाली, तो आपको कैंसर डायग्नोज हो चुका है। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं। अब थोड़ा सा मैंने बायोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी यूज़ की है कि सेल जो होता है वो बिनाइन का किस तरह का होता है। ये आपके पास आपकी बॉडी का एक सेल है, और उस सेल्स में ये अंदर टिश्यूज़ जो होती है ना, अगर आपने थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी है तो ये टिश्यूज़ हैं, और ये जो अंदर वाले ये छोटे छोटे क्या है, सेल्स हैं। अगर ये वाली कंडीशन होती है बिनाइन की, यानी बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही इसमें। लेकिन अगर सेल इस तरह का हो, यानी जो आपका एक तरह का जो है वो पॉइंट वो सेल से बाहर आ गया, आपकी स्किन से बाहर आ गया, यानी अक्सर आपको चोट लगती है ना, समटाइम फोड़ा निकल जाता है, तो ये वही वाली सिचुएशन है कि आपका जो सेल्स का हिस्सा है वो आपकी जिल्द जो है, आपकी स्किन है, उससे बाहर आ गया है।
तो ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है? मैलिग्नेंट, यानी इस सिचुएशन में आपको कैंसर डायग्नोज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी रिपोर्ट कैसी आई है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है हमारी कैंसर की। तो हमारे पास डाटा सेट है, डाटा सेट में हमारे पास क्या है, तकरीबन हमारे पास 569 हमारे पास रोज है और 30 कितने हैं, कॉलम्स हैं। अब रोज तो आपको समझ आ गया होगा, हर रो एक पेशेंट का डाटा है। 569 रोज हैं, यानी इसका मतलब है 569 हमारे पास पेशेंट्स का डाटा मौजूद है और 30 क्या है, उसके कॉलम्स है, यानी उसके फीचर्स हैं। ठीक है, और हर फीचर क्या डिनोट करता है, हर फीचर ये डिनोट करता है कि इसके अंदर ये वैल्यू मौजूद है। मतलब आप लेट से कोई रिपोर्ट करवाने जाता है, अपनी टेस्ट करवाने जाता है, तो उसको एक रिपोर्ट मिलती है ना उसकी जो लेबोरेटरी की तरफ से, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है तो ब्लड टेस्ट में लिखा होता है कि हाँ जी ये पैरामीटर, प्रोटीन की मिकदार इतनी है, कोलेस्ट्रॉल इसके ब्लड में इतना है और प्लेटलेट्स इतने हैं। ठीक है, तो वो आगे उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो इस केस में भी आपके पास ये 30 वैल्यूज हैं कि आपका जो ये कैंसर का सेल है ये इतना बाहर आ चुका है, इसका इतना डायामीटर है, इसका इतना जो है वो रेडियस है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ की फॉर्म में, ये 30 आपके पास फीचर्स हैं। यानी अगर आपने इसको मॉडल को ट्रेन करना है यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो आप क्या करोगे, प्रिडिक्शन के लिए वो 30 पैरामीटर्स दोगे। आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट की रिपोर्ट आपके सामने आती है और वो 30 पैरामीटर जो रिपोर्ट में लिखे हुए हैं वो सारे एंटर करोगे, आप प्रिडिक्शन कर लोगे कि हाँ जी इसको कैंसर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें समझ आया कि ये जो आपका डाटा सेट क्या है, किस हवाले से। कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लाइब्रेरीज, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये सारी तो बेसिक हैं। उसके बाद अगला क्या है हमारे पास, एसकेलन। एसकेलन में हमने क्या किया, सबसे पहले डाटा सेट एसकेलन डॉट डाटा सेट, यानी ये डाटा सेट CSV की फॉर्म में नेट पे मिल जाता है, लेकिन मैंने वो CSV नहीं दिया आपको। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि ये डाटा सेट sklearn की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, तो हमें अलग से CSV की ज़रूरत नहीं है, यानी आपकी डाटा सेट की फाइल की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट डाटा सेट में से इस डाटा सेट को, जो ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट है, इसको लोड कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, लोड कर लिया। लोड करने के बाद आगे क्या किया मैंने, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो एक मॉड्यूल है उसको भी इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट svm, svm क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसमें से इंपोर्ट किया SVC को। SVC क्या है, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। SVM में रिग्रेशन भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन हमारा उससे कंसर्न नहीं है क्योंकि हमने रिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है। तो हमारा जो कंसर्न है वो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर से है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन को इंपोर्ट करने के बाद उसका स्पेसिफिक मॉड्यूल जो कि SVC कहलाता है, यानी सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर कहलाता है, उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने एक्यूरेसी चेक करनी होती है, स्कोर फाइंड करने के लिए हमने ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, लास्ट टाइम भी की थी हमने ये वाली। और उसके बाद ये सारी हमारी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब पहला काम किया है कि जो हमारा ये डाटा सेट है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी उसको एक वेरिएबल असाइन करना है। तो हमने क्या किया, लोड ब्रेस्ट कैंसर का जो हमारा मॉड्यूल है उसको हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया। वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया कैंसर, आप कोई भी ले सकते हो। और उसके बाद उस कैंसर में क्या क्या मौजूद है वो मैं चेक कर सकता हूँ DIR के जरिए, यानी डायरेक्टरी, उस कैंसर डाटा सेट में क्या क्या मौजूद है। तो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा जिसमें डाटा होगा, टारगेट कौन सा है, फीचर कौन से हैं। अब टारगेट कौन सी वैल्यू होती है, जो हमारे एक्चुअल वैल्यूज वाई वैल्यू जो होती है, और फीचर्स क्या होते हैं, एक्स वैल्यू, यानी इनपुट वैल्यू या फीचर जो कह लो। और टारगेट क्या होता है, लेबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देख सकते हैं कि डाटा की शेप क्या है। तो शेप बता देगा कि हाँ जी इतने कॉलम्स हैं, इतने रोज हैं। और टारगेट नेम्स कौन से हैं, 2 ही नेम थे ना हमारे, मैलिग्नेंट और बिनाइन। अब ये अरे है और ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 0 पोजीशन पे, और ये वाला किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। तो अब जब प्रिडिक्शन करेंगे ना हम, तो हमें वो ये नहीं बताएगा कि मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, वो उस अरे का इंडेक्स नंबर दे देगा। अगर हमारे पास एक पेशेंट है, उस पेशेंट की रिपोर्ट हमने पूरी एंटर कर दी और हम कहते हैं प्रिडिक्शन करके बताओ कि इसको कैंसर है या नहीं है, तो जवाब में वो क्या कहेगा, या तो 0 दे देगा या 1 दे देगा। अगर 0 देगा तो इसका मतलब है कैंसर उसको है, और अगर 1 देगा बिनाइन आएगा और इसका मतलब उसको कैंसर नहीं है। तो ये बेसिकली टारगेट नेम्स है हमारे पास। और उसके बाद फीचर कौन से हैं, वही कि आपका जो है वो स्किन से आपका जो है वो लंप बाहर आ गया है, उसका रेडियस क्या है, पैरामीटर क्या है, एरिया क्या है, ये सारे फीचर्स जो हैं 30, वो सारे आपके क्या हैं, फीचर नेम्स।
तो ये भी आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया डाटा सेट को एक्सप्लोर करना कि डाटा सेट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद अच्छा, इसको बनाया था एक साइंटिस्ट है विन कॉन्सन के नाम से ना, उसने इस डाटा सेट को कंपाइल किया था और नेट पे डाल दिया फ्री ऑफ कि कोई भी यूज़ कर सकता है। और अब हम बात करते हैं अपने फीचर्स और लेबल्स को अलग अलग करना है हमने। यही काम होता है ना, सबसे पहला काम क्या होता है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, उसके बाद डाटा सेट के बाद अगर डाटा सेट में किसी किस्म का मसला है, खाली वैल्यूज़ हैं, तो उसको सेट करना है जिसको डाटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं, वो भी हो जाए तो उसके बाद लेबल्स और फीचर्स अलग अलग करने हैं, यानी एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ अलग अलग करनी है। यहाँ पे एक्स क्या है हमारा पूरा कंप्लीट डाटा, ठीक है, और वाई क्या है टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू क्या है मैलिग्नेंट और बेनाइन, और डाटा क्या है वो सारे 30 फीचर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, डाटा सेट को स्प्लिट करने की बारी है, यानी उसका टेस्ट साइज और टेस्टिंग और ट्रेनिंग डाटा में उसको स्प्लिट करना है। तो इसके लिए लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट की हुई ऑलरेडी, मैंने जस्ट यहाँ पे अपना सिंटैक्स लिखना है और टेस्ट ट्रेन स्प्लिट में एक्स और वाई को डिवाइड कर दिया, और टेस्ट साइज क्या दिया मैंने 0.2। इसका क्या मतलब है 20%, यानी टेस्टिंग डाटा मेरा 20% है और बाकी कितना रह गया 80%। तो ट्रेनिंग डाटा मेरा 80% है, यानी मैं जो ट्रेनिंग करूंगा अपने मॉडल की जो ट्रेनिंग होगी वो 80% पे होगी। जब वो ट्रेन हो जाएगा तो 20% में उसका टेस्ट ले लेंगे बाद में। अच्छा, अब ये हो गया, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कितना उसने डिवाइड किया है, तो मैं लेंथ चेक कर लूंगा LEN के जरिए कि ट्रेन की लेंथ बताए, टेस्ट की लेंथ बताए और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट की लेंथ क्या होगी। तो ये आपके पास उसने इतनी रोज को 455 और 114 में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमने रेशियो इस हिसाब से दी थी, ठीक। अच्छा, ये चीज़ मैं ना दूं और मैं यहीं क्लोज कर दूं इसको, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 25% होती है, ठीक है। और अभी अगर मैं दे देता हूं तो यहाँ पे 20% आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा लेंथ चेक हो गई है। लेंथ चेक करने के बाद अब बारी है मॉडल को ट्रेन करने की, अपना क्लासीफायर यूज करने की। क्लासीफायर का नाम क्या था SVC, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन में SVC यानी सपोर्ट वेक्टर का क्लासीफायर। तो उसका एक बनाया वेरिएबल, उसके बाद क्या किया सिंपल फिट किया। फिट किस पे करते हैं हमेशा ट्रेनिंग डाटा में, तो ट्रेनिंग डाटा आ गया। उसके बाद जब ट्रेन हो जाएगा हम स्कोर चेक करेंगे। स्कोर किस पे चेक किया जाता है टेस्टिंग डाटा पे, क्योंकि अभी आपके पेपर हो रहे हैं वो टेस्टिंग है आपकी। तो स्कोर आया मेरे केस में 92%, अच्छा स्कोर है। लेकिन मामला क्या है, मामला कैंसर का है। मैं कहता हूँ नहीं यार ये कम है, ऐसा ना हो कि किसी को बिला वजह कह दे कैंसर है, भाई वो हार्ट अटैक उसको दोबारा पहले ही आ जाएगा, वो पहले ही मर जाएगा। तो मैं कहता हूँ अच्छा स्कोर है। अगर मैंने हाउस प्रिडिक्शन करनी है या कोई मैंने और काम करना है जिसका इंसानी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में 92% अच्छा स्कोर है। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी इंसान की ज़िंदगी का मामला है तो थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए इसको, तो वो बेहतर करेंगे। लेकिन आगे जाके वो कैसे करेंगे, इन तीनों भाइयों को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कोर आ गया। स्कोर आने के बाद मैं चेक करता हूँ मेरी प्रिडिक्शन एक दफ़ा करके देख लेता हूँ मेरे टेस्टिंग डाटा पे। तो टेस्टिंग डाटा पे मैंने प्रिडिक्शन की, इसको मैंने वाई परेड का नाम दे दिया। मेरे पास एक अरे जनरेट हो गई। ये 10 क्या है 1110, ये आपका मैलिग्नेंट और बिनाइन है, इसमें एक अरे जनरेट की है, नाम नहीं दिए। अब मैं वाई टेस्ट चेक करता हूँ कि वाई टेस्ट मेरा क्या था। जो वाई टेस्ट आएगा वही ये होगा। हो सकता है बीच में एक आधी वैल्यू डिफरेंट हो, क्योंकि 92% आया है, 8% का मार्जिन है मेरे पास, तो मेरी 8% गलत भी हो सकती है वैल्यू। तो ये मैंने टेस्ट डाटा पे प्रिडिक्शन की, मेरे पास एक अरे आई, मैंने चेक करने के लिए वाई टेस्ट लिखा, तो इन दोनों को मैं मैच कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है ओवरऑल ठीक है। अब क्या करना है, स्कोर जो आर स्क्वायर वैल्यू होती है उसको चेक करना भी जरूरी होता है। तो वो भी 92, वो ऑलमोस्ट ही सेम ही होती है जो यहाँ आ रही होती है ना हमारी, तो आर स्क्वायर वैल्यू भी हमारी ऑलमोस्ट सेम ही आ रही होती है। अब बारी है पेशेंट की रिपोर्ट की। तो सैंपल के तौर पे ना एक पेशेंट है, उसका नाम एलिस है, उसकी रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है। रिपोर्ट में मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, यानी कुछ वैल्यूज़ हैं, और वो वैल्यूज़ क्या है कि ये जो मेरे पास कैंसर डायग्नोज हुआ है ना, इसका लंप की वैल्यू, रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है, कितना बड़ा है वो, जैसे आपको फोड़ा निकल जाता है ना, तो उसका वो डायमीटर वगैरह प्रॉपर किसी चीज़ से चेक कर रहे होते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ 30 मेरे पास आ गई हैं। तो मैंने क्या किया, इस 30 वैल्यूज़ को एक अरे में रखा और उसको एक वेरिएबल का नाम दे दिया पेशेंट। अपनी मर्जी से आप कुछ भी कह सकते हो। हाँ, ये तो ना एक जस्ट चेकिंग के लिए, वो कहते नहीं आपका ट्रायल हुआ है पहले तो, कि चेक किया ना मैंने कि ट्रायल ले लेते हैं कि हाँ जी मेरे पास, हाँ जी
नहीं नहीं, ये देखो, ये तो वो वैल्यूज हैं एक्स टेक्स की जो मेरे पास डाटा था, उस डाटा में से मैंने कुछ वैल्यूज को टेस्टिंग के लिए रखा था, तो मैंने वो टेस्टिंग चेक की है यहाँ पे। ये डाटा मैंने उसी डाटा सेट में से लिया है। ये जो बंदा आया है ना, ये बाहर से कोई रैंडम बंदा आया है कि आपके पास मॉडल तैयार है, ये मेरी रिपोर्ट है, मुझे चेक करके दो मुझे कैंसर है या नहीं है। वो तो डॉक्टर भी कर सकता है चेक, लेकिन मशीन लर्निंग का काम किया है, चीज़ों को ऑटोमेट किया जा रहा है। तो हमारे पास है नहीं नहीं, वो तो अलग है ना, 30 फीचर्स है, दो अलग हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 30 वैल्यूज आ गई हैं, पेशेंट इसको रख दिया वेरिएबल। ये बाहर से एक बंदा आया हमारे पास रिपोर्ट लेके, रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट में सारी वैल्यूज थी, मैंने यहाँ डाल दी। मैंने चेक करना है कि मेरा जो है मॉडल में उसको डायग्नोस करता है कि नहीं करता। पहले इस केस में डायग्नोस कर रहे हैं जिसकी आपके पास एक्यूरेसी आई है 92%, ठीक है। तो बनाया, अरे बनाई, वेरिएबल का नाम दिया, और उसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में उस आर्गूमेंट में उस पेशेंट का नाम दे देना है, और उसको दोबारा से किसी वेरिएबल में रख दो अगर चाहो तो उसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आंसर वो दे रहा है 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैलिग्नेंट डायग्नोज हुआ है। तो मैलिग्नेंट का मतलब क्या है कि बंदे को कैंसर है, ठीक है। तो लेकिन एक्यूरेसी हमारी 92% है। तो मज़ीद थोड़ा सा ट्यून करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले यूज़ करते हैं रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन को सी से डिनोट किया जाता है, यानी हमने क्या करना है, एसवी में यहाँ पे तो हमने कोई वैल्यू यूज़ नहीं की थी, खाली था ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो होते हैं। यहाँ पे अब हमने सी की वैल्यू 20 दे दी। आप 30 करके देखना, 40 करके देखना, 50 करके देखना। तो फिट किया ट्रेन पे, स्कोर लिया टेस्ट पे, थोड़ी सी बढ़ गई, 95% हो गई है। मैंने आप 30 करके देखना, हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है बिल्कुल सेम रहे। अब इस तरह से हम रेगुलराइजेशन में थोड़ी सी वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। समटाइम्स होती है, समटाइम्स नहीं भी होती। तो अब अगला पैरामीटर है गैमा। गैमा में क्या करना है, आपने यहाँ पे गैमा की वैल्यू देनी है 10, 20, 30, 40, जहाँ पे आपको अच्छा स्कोर मिल जाए, ठीक है। और अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसी वैल्यू पे अच्छा स्कोर मिलेगा। ये ट्रायल एंड एरर का मेथड होता है कि आप लगाते जाओ, पहले 10 पे चेक कर लो, फिर 30 पे चेक कर लो, जहाँ पे आपको अच्छा स्कोर मिल जाए। लेकिन गैमा के केस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, 65%। तो इस केस में, इस डाटा सेट के केस में ये तो रिकमेंडेड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और पैरामीटर है कर्नल। कर्नल में मैंने चेक किया तो कर्नल क्या होता है, लीनियर, यानी आपके नॉन लीनियर डाटा को लीनियर कर देता है। तो इसके आगे लिख दिया कर्नल इज इक्वल टू लीनियर, और दोबारा फिट किया, स्कोर लिया, तो 96% आया मेरा। तो ये बेहतर है। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही थी, मैंने इसको 30 भी किया, 40 किया, गैमा की वैल्यू कम ज़्यादा की, यहाँ पे इससे ज़्यादा स्कोर मेरे पास नहीं आया। 96% हो सकता है आपके पास आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये पैरामीटर भी चेंज कर सकते हो, टेस्ट साइज 30% ले लो, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ ही वैल्यू कुछ बेहतर आ जाए आपके पास इधर। तो मेरे केस में 96% मेरे पास जो है वो एक्यूरेसी आई है। अब आप इसको चेक करोगे ना, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा दे दिया उसने, या कैंसर डायग्नोज ना हुआ उसको। तो ये बेसिकली हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन है, इसका काम बेसिकली यही है, और उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ठीक है। चलें, इसको परफॉर्म करो।